બોલો ભારત માતા કી. આટલું સરસ ઉદ્બોધન આપ્યું મહેશભાઈ, પછી તો બધાને જોશમાં કહેવું જોઈએ બોલો ભારત માતા की. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों की ओर से आज इस तपतपाती धूप में यहां पधारी स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करती हूं, आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं. બધાને કદાચ લાગતું હશે કે કેમ બેન હિન્દીમાં બોલે છે. રાહુલને ગુજરાતી આવડતી નથી એટલે ઠેઠ સૌરાષ્ટ્રથી રાહુલ સુધી આવાજ પહોંચે. આપ સૌની આજ્ઞા हो तो थोड़ी गुजराती અને थोड़ी हिंदी बोलूं, ચાલે? और आवाज सौराष्ट्र से उस खानदान तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने वर्षों वर्ष तक सौराष्ट्र और गुजरात के साथ अन्याय किया. अन्याय को ही आज परिभाषित करने में यहां आई हूं. वर्षों वर्ष सौराष्ट्र की मांग थी कि मां नर्मदा का आशीर्वाद हर घर हर गांव तक पहुंचे. वर्षों वर्ष तक सौराष्ट्र की, गुजरात की यह मांग थी कि मेहनत कर गुजराती दिन रात मेहनत करने के बाद अपना पेट काट कर जो टैक्स का पैसा भरते थे वो टैक्स का पैसा गुजरात के खाते में भी आए ताकि गरीब जनता का उद्धार हो सके. वर्षों वर्ष सौराष्ट्र के नागरिक इस संकल्प के साथ कि भारत को सशक्त करने के लिए, चाहे हमारा वो खेडूत हो, चाहे हमारा वो व्यवसायी हो, चाहे साधारण नागरिक हो, नौजवान हो, बेटी हो, हमारी अपनी प्रतिभा के माध्यम से सौराष्ट्र में उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं. लेकिन उसके लिए व्यवस्थाओं की दरकार है. ऐसे सौराष्ट्र में जब आज आपको संबोधित करती हूं तो कांग्रेस ने वर्षों वर्ष क्या अन्याय किया है जनता के साथ, आज वो आपको बतलाना चाहती हूं. મને ખાતરી છે કે કોંગ્રેસના નેતાઓને હું જે કહીશ એ ગમશે નહીં. 2 દિવસો પહેલા હું દક્ષિણ ગુજરાતમાં હતી ત્યારે પણ જ્યારે હું વાસડા અને ચીખલી ગઈ ત્યારે લોકોએ મને કીધું, બેન તમને ખબર છે રાહુલ ગાંધીએ નવો બફાટ કર્યો છે. મેં એમને પૂછ્યું શું થયું ભાઈ? કહેજા ગાંધી પરિવારનો યુવરાજ શ્રી असमમાં ગયા હતા. એમને કહ્યું કે ગુજરાત में लोग चाय पीते हैं. પીવે છે ભાઈ? હા. क्या જેટલા લોકો ગુજરાતમાં ચા પીવે છે, ગુજરાતની પ્રજાને જેટલા નાના નાના વ્યાપારીઓ, નાના નાના દુકાનના લોકો ચા આપે છે, આવા વ્યાપારીઓ અને આ નાના નાના આપણા દુકાનના જેટલા માલિકો છે એના ખિસ્સામાંથી રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે પૈસા કાઢી લેશે. જ્યારે મેં આ વાત સાંભળી ત્યારે મેં કીધું સાચી વાત છે ભાઈ. जिसके दामाद ने गरीब किसान की जमीन लूट ली वो गुजरातियों के खिस्से में पैसा निकालकर लूटने की बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा? वो એટલે આજે સૌરાષ્ટ્રની ધરતીથી રાહુલ ગાંધીને કહેવા ઈચ્છું છું કે આજમાવી લે ગુજરાતને, ચાણું ચાણ પાણીનું પાણી થઈ જશે, ખબર પડશે તને. પણ ગુજરાતને કઈ આપી ના શક્યા. ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢવાની વાત કરે છે. અરે જ્યાર સુધી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જીવતા છે ત્યાર સુધી તું ગુજરાતનું બાલપન બાકો નહીં કરી શકે. જા. मैं अचंभित हूं कि गुजरात का अपमान, गुजरात का तिरस्कार कितना कर सकता है ये व्यक्ति. जिस प्रदेश में जाए गुजरात के खिलाफ जहर उगले, जिस प्रदेश में जाए गुजरातियों के खिलाफ उस प्रदेश की जनता को भड़काए. क्या ये लक्षण है ऐसे व्यक्ति को जो देश को जोड़कर रखना चाहता है?
ये वो व्यक्ति है जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश के टुकड़े करना स्वीकार करता है। ये वो सज्जन है जिसने भारत की राजधानी में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया। ये वो व्यक्ति है जो स्थानिक स्वराज चूंटनी से गायब है। क्योंकि जब गुजरात में चुनाव होता है, छेल्ली बार जયારે આવ્યા ત્યારે મંદિરે મંદિરે ફર્યા હતા। કોટની ઉપર પહેર્યું તું। जिनको मंदिर और भगवान सिर्फ तब याद आते हैं जब वोट की माया उनके सामने प्रस्तुत होती है, उनको मैं कहना चाहती हूं कि आप आए और गुजरात में विकास के मुद्दे पर बात करके बताएं। मुद्दा विकास का जब छेड़ा महेश भाई ने कहा, किन व्यवस्थाओं से चुनौतियों से उभारा स्थानिक जनता को उनके परिवार ने, तब मैं याद दिलाना चाहती हूं कि लाल किले के प्राचीर से पहली बार अगर देश की गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का किसी ने आह्वान किया तो गांधी खानदान के युवराज ने नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। यह एक बात सत्य है कि देश की राजनीति में कभी भी किसी गरीब परिवार की महिला ने किसी नेता के पास जाकर यह नहीं कहा कि हर दिन उसका अपमान से शुरू होता है। अनकही ये पीड़ा जिससे वर्षों वर्ष गरीब परिवार जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, इस पीड़ा को कभी किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं देखा। भाइयों के बीच में आज ये कहती हूं, कितनी बेटियां ऐसी, बहुएं ऐसी, माताएं बहनें ऐसी जो रात का अंधेरा ढूंढती ताकि खुले में जाकर शौच करें, बीमार पड़ती लेकिन कुछ ना कहती परिवार से, क्योंकि ये बात घर में कहने लायक नहीं थी। अगर गाड़ी की लाइट उन पर गिरती तो आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि सरेआम इज्जत ना उछले। बेटियां घर लौटती आंख में आंसू लेकर, बहुएं सर झुकाकर घर लौटती क्योंकि बाहर किसी ने देख लिया होता। ऐसा नहीं है किसी भाई, किसी पति, किसी पिता को पीड़ा नहीं होती, लेकिन वो भी शर्मसार होते क्योंकि शौचालय बनाने के लिए जेब में पैसा नहीं होता। लेकिन पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कहा, आओ। चुनाव जीत चुके थे नरेंद्र मोदी, चुनावी वादा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते थे कि गरीब घर में पैदा होकर संघर्ष कितना करना पड़ता है। इसलिए नरेंद्र भाई ने कहा, आओ, कम से कम गरीब मां और बहन के दिन की शुरुआत तो इज्जत से हो, आओ शौचालय बनाओ। देश में 10 करोड़ शौचालय 10 करोड़ परिवारों के लिए जीवन में पहली बार बने जब आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। सोचिए, अगर एक परिवार में 3 लोग हैं, इसका मतलब 70 साल की आजादी के बाद भी देश में 30 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे थे जिनके घर में एक टॉयलेट तक नहीं था। याद करिए वो जमाना। महेश भाई, તમે તો યાદ અપાવતા હતા કેમ તમારા પરિવારે અહીંયા કેટલું બધું કામ કર્યું છે। યાદ કરો वो जमाना। અહીંયા વડીલો બેઠા છે અમારા ઘેરમાં, દીકરીના લગ્ન કરવા હોય તો બહારથી પૈસા માંગવાની જરૂરત પડે। ઘેરમાં કોઈનું ઓપરેશન કરવું હોય તો ખેતર વેચાઈ જાય, ઘરેણા गिरवी રાખવા પડે। ये वो नहीं समझेंगे कभी जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, ये वो समझेगा जो गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मा। और इसीलिए नरेंद्र भाई ने जब अपनी सरकार की 2014 में शुरुआत की तो ना सिर्फ टॉयलेट बनाने की बात की, बल्कि कहा, आओ गरीब का एक बैंक का खाता तो खोलें। क्योंकि हिंदुस्तान ने कांग्रेस की एक ऐसी सरकार देखी जिसमें कांग्रेस का नेता सरेआम बोलने लगा कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांवों तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। એટલે પહેલી વાર કોંગ્રેસના નેતાઓએ સ્વીકાર કર્યું કે 90% પૈસા અમે જ ખાઈ જઈએ છીએ।
और जब आपने साल 2014 में नरेंद्र भाई को अपना आशीर्वाद दिया तो नरेंद्र भाई ने वचन दिया था कि दिल्ली की तिजोरी से पैसा निकलेगा तो सीधा गांव में किसी गरीब के बैंक के खाते में पहुंचेगा। उस वचन को निभाते हुए देश के 40 करोड़ गरीबों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खोला तो नरेंद्र भाई ने खोला। મને હજી યાદ છે કોંગ્રેસના નેતાઓ પદાધિકારી મજાક કરતા કે આ ગરીબનું ખાતું ખોલીને તમે શું કરી લેવાના। મને હજી યાદ છે કેટલા લોકો એવું કહેતા હતા કે ગરીબના ખિસ્સામાં પૈસા જ નથી મિનિમમ બેલેન્સ માટે ખાતો કઈ રીતે ખુલશે। નરેન્દ્રભાઈને કહા એમ પૈસા નથી કઈ વાંધો નથી તમે ઝીરો બેલેન્સ થી ખોલી કાઢો પૈસા અમે આપીશું। गरीब के बीच में सरकार का इतना बड़ा काम 70 साल की आजादी में पहली बार आपके आशीर्वाद से किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और जब लोग पूछते हैं कि इस खाते को खोलकर क्या मिला तो आज मैं कहना चाहती हूं कि सौराष्ट्र की इस धरती से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो बार बार गुहार लगाई कि हमारू कपास खरीदी लो भाई। एमएसपी के लिए बार बार नारायण भाई पण साक्षी छे બધા મળીને કોંગ્રેસની સરકાર પાસે જતા હતા કે અમારા ખેડૂતો માટે તમે સહાય આપો એમએસપી નું ઓપરેશન કરો અને કોંગ્રેસે ચોખ્ખી ના પાડી દીધી। 2013-14 માં 1 રૂપિયો ના આપ્યો કપાસના મારા ખેડૂતોએ। कांग्रेस पार्टीए सरकारमा केंद्रमा ना पाड़ी अने ज्यारथी नरेंद्रभाई आया छे त्यारथी लईने आज सुधी गुजरातना कपासना खेडूतोना सीधा बैंकना खातामां कपासना एमएसपी ऑपरेशन में 6000 करोड़ रुपया नरेंद्रभाई आप्या छे। एटले आवनारा समयमां क्यारे पण गुजरातनी चा पीवा राहुल गांधी आवे तो एमने जणावजो कि भाई अमे जारे तमारी सामे मांगणी करता था कि खेडूतने सहाय आपो कपासनी खरीदी करो तमे शुं काम नहोता करता। अने ज्यारे राहुल गांधी आवनारा समयमां सौराष्ट्र आए त्यारे एने एम्स नु कार्यक्रम जे थवानुं छे सौराष्ट्रमां एना दर्शन पण करावी आपजो नारायणभाई। 60 વર્ષથી વધારે કોંગ્રેસની કેન્દ્રમાં સરકાર હતી કેમ સૌરાષ્ટ્રને એમ્સ ના આપ્યું। અરે એમ્સ ત્યારે આપવામાં આવ્યું જ્યારે આપ સૌએ નરેન્દ્રભાઈને આશીર્વાદ આપ્યું અને ભાજપને વોટ આપ્યો। ગામે ગામથી લોક દિલ્હી એમ્સમાં જતા અને દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના નેતાઓની વચ્ચે એમને હાથ જોડીને નિવેદન કરવું પડ્યું હતું કે સાહેબ થોડું દિલ્હીના એમ્સમાં દાખલ કરાવી આપો। તમે નરેન્દ્રભાઈને સહાય આપ્યું આશીર્વાદ આપ્યો એટલે એમ્સ દિલ્હીથી ચાલીને હવે સૌરાષ્ટ્ર આવવા માંડી છે। और पहली बार सौराष्ट्र में न सिर्फ एम्स बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर किसी ने दिया तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। એટલે રાहुल गांधी गम्मे एम गाड़ो आपे पर प्रगति के पथ पर नरेंद्र भाई मोदी अडिग थे और आने वाले समय में भी अडिग रहेंगे। जब अन्याय और अपमान की बात करती हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं गुजरातियों ने जब टैक्स भरा और कहा कि आप भारत सरकार की ओर से टैक्स का डेवल्यूशन करें गुजरात में तो कांग्रेस की सरकार ने साल 2009 से लेकर 2014 तक 38,000 करोड़ रुपया ही दिया गुजरात को। कांग्रेस का षड्यंत्र यह था कि गुजरात तक पैसे पहुंचने मत दो विकास का काम अपने आप रुक जाएगा। पर कांग्रेस नरेंद्र भाई ने ओळखती नहोती। इन्होंने जो जो बाधाएं गुजरात के सामने प्रस्तुत की तब भी नरेंद्र मोदी ने विश्वविख्यात वाइब्रेंट गुजरात समिट गुजरात की धरती पर कर दिखाया। विश्व भर को गुजरात में निवेश करने के लिए बुलाया।
और आज मुझे ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते गर्व होता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने टैक्स के डेवल्यूशन में 90,000 करोड़ रुपया आज तक गुजरात में पहुंचाया, सिर्फ टैक्स का पैसा। આપણે સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીમાં જે લડી રહ્યા છે, મહેશભાઈએ કહ્યું કે અમે હકથી માંગવા આવીએ છીએ આપનું મત, अधिकार के साथ आपका वोट मांगने आए हैं, क्योंकि भारत सरकार और प्रदेश की सरकार के बीच में सेतु जो है विकास का, वो सेतु गांव गांव, घर घर, शहर शहर तक बंधे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रयास है। और विकास का ये सेतु बनता क्यों है? ताकि विपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता आपके संग खड़ा रहे। હું અહીંયા બધાને પૂછવા ઈચ્છું છું, કોરોનાની મહામારી જ્યારે આવી ત્યારે ગરીબ જનતાની વચ્ચે માસ્ક અને સેનિટાઈઝર લઈને ઘરે ઘરે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ આયા, પહોંચ્યા ને? કોરોનાની મહામારીમાં નરેન્દ્રભાઈના આશીર્વાદથી દેશના 80 કરોડ નાગરિકોને 8 મહિના સુધી મુફતમાં રાશન આપવામાં આવ્યું। ગરીબોને તમારા આ મત ક્ષેત્રમાં રાશન 8 મહિના મળ્યું ને? હવે વિચાર કરો, નરેન્દ્રભાઈએ 80 કરોડ નાગરિકોને 8 મહિના સુધી રાશન આપ્યું। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होत तो आवत पाको? मतलब जनता भी स्वीकार करती है कि भगवान न करे महामारी और विपदा की ऐसी घड़ी में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो गरीब तक राशन कभी नहीं पहुंचता। जनता भी स्वीकार करती है कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोविड की महामारी में गरीब बहनों को 22 करोड़ बैंक के खातों में 30,000 करोड़ रुपया कभी नहीं पहुंचता। जनता भी स्वीकार करती है। और जनता इस बात को क्यों स्वीकार करती है? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस का रवैया देख चुकी है। अरे जब बाढ़ आई थी गांव में, तब ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था जो बाढ़ के वक्त गरीब जनता को पानी से निकालकर सुरक्षित एक स्थान पर पहुंचा रहा था, कम्युनिटी किचन चला रहा था और कांग्रेस के धारासभ्य रिजॉर्ट में बैठकर मजा कर रहे थे। याद है? इसलिए आज जब महेश भाई ने कहा कि अधिकार से मांगने आए हैं, वो अधिकार इसलिए जताते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आप सबकी सेवा अपना परिवार मांग कर की है। और परिवार में सहाय आशीर्वाद मांगना, इसमें कभी संकोच नहीं किया जाता। संकोच करते हैं वो जो पराये होते हैं, अपने कभी संकोच नहीं करते। इसलिए आज अपनों के बीच में आकर हमारे उम्मीदवारों के लिए आशीर्वाद मांगती हूं। તમારી વાત સાચી મહેશભાઈ, ગાંધી પરિવાર માનીને બેઠા હતા કે દેશમાં ગમે એમ વડાપ્રધાન હોય એનું એક જ કન્ડિશન હશે કે એને જન્મ લેવું પડશે ગાંધી ખાનદાનમાં। માનીને બેઠા હતા કે જો આજ જન્મી છે મારી ડીંગલી, એના પછી એનો બાબો આવશે, એના પછી એની બેબી આવશે, આજ બનશે દેશના વડાપ્રધાન। इसलिए वो विचलित हो गए जब देश की जनता ने खड़े होकर मांगा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और कहा कि हमारो वडो प्रधान बनवानी जे शक्यता छे, ताकत छे, जे प्रतिभा छे, ए मात्र नरेंद्र भाई मां छे। नरेंद्र भाई को वड़ा प्रधान के नाते देश की जनता ने चुना, लेकिन गुजरात के संस्कार का परिचय देते हुए उन्होंने अपने आप को देश का प्रधान सेवक घोषित किया। वो सेवक ही था जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उस सेवक ने इस आह्वान को किया कि आओ, हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने और गांधी खानदान ने उस सरदार को भुलाने का पाप किया जिस सरदार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक ध्वज, एक संविधान के नीचे जोड़कर रखा। अंग्रेजों के इरादों को नेस्तो नाबूद करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रजवाड़ों को एकत्रित किया और कहा
कि हिंदुस्तान एक रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी के मन में श्रद्धा होती तो सरदार साहब का कब वो सम्मान कर देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रयास ये किया कि इतिहास के पन्नों में सिर्फ गांधी खानदान का नाम रहे। इसलिए नरेंद्र भाई ने जब आह्वान किया कि आओ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एक भव्य हम लोग मूर्ति का निर्माण करें, तो पूरे देश से आवाज उठी कि आओ हर गांव से मिट्टी लेकर हम चलें, लोहे का एक टुकड़ा लेकर चलें और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएं। त्यारे पण ना कोने पाड़ी थी, कांग्रेसे पाड़ी। हम स्तब्ध थे कि सरदार साहेब માટે અમે મૂર્તિનું નિર્માણ કરવાની વાતો કરીએ છીએ અને કોંગ્રેસ ના પાડે છે। कांग्रेस पार्टीના નેતાઓ બોલવા માંડ્યા કે ભાઈ પૈસા વેસ્ટ થાશે। યાદ છે જ્યારે એમના ખાનદાનના નામથી લોકો મોટા મોટા બિલ્ડિંગો બાંધતા ત્યારે પૈસા ના વ્યર્થ ગયું। સરદાર સાહેબની મૂર્તિ બનાવવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી કહેતી હતી શું કામ પૈસા આપો છો ભાઈ। નરેન્દ્રભાઈ આગ્રહ કર્યું હતું કે આદિવાસી ક્ષેત્રમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બને છે, ત્યાં જઈને લોકોને હાથમાં કામ મળશે। તમને સરદાર સાહેબ પ્રત્યે કઈ ભાવના ના હોય, આદિવાસી અંચલના મારા ભાઈઓ ને બહેનો પ્રત્યે તો કઈ ભાવના હોવી જોઈએ કે નહીં? ના। कांग्रेस पार्टीए चोख्खी ना पाड़ी नाखी, तेम छतांय नरेंद्र मोदीए कह्युं कि कांग्रेस पार्टी ने गमतुं होय के ना गमतुं होय, सरदार साहेबनी स्मृतिमां भव्य मूर्तिनुं निर्माण थशे अने थयुं। और आज 50 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर सरदार साहेब के चरणों में शीश झुकाकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे चुके हैं। इसलिए आज आपके सामने ये कहने आई हूं कि आपको भले ही लगता हो कि आपका एक वोट स्थानिक स्वराज चुटनी तक सीमित है, लेकिन आपका वोट नरेंद्र भाई के माथे पर आशीर्वाद बनकर फलता है। वोट एक देते हो आप, 10 करोड़ गरीब बहनों को शौचालय मिलता है। वोट एक देते हो आप तो 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के नाते जाता है। वोट एक देते हो आप तो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुलता है। अरे वोट एक देते हो आप तो सौराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एम्स सौराष्ट्र में आता है। इसलिए अपनी उस एक वोट की ताकत को पहचानो। नारायण भाई कहता था वर्षों वर्ष वीती गया, बे आवा मोटा वचनो हता जे वचनबद्ध कार्यकर्ताओं गामे गाम फरता અને જનતાને જાગૃત કરતા કરતા કહેતા કે એક દિવસ એવો આવશે કે આપના આશીર્વાદથી પૂર્ણ બહુમતની સરકાર ભાજપની આવશે કેન્દ્રમાં અને અમે આ બે વચનોની પૂર્તિ કરશું। બે વચનો કયા? ધારા 370। ઘણા લોકોને એવું હશે ગામડાના માણસ છીએ અમે લોકા, धारा 370 साथे हमने हूं काम। लेकिन गांव हो या शहर हो, परिवार अपने बच्चों को पहला शब्द जब सिखाता है तो उसमें भारत मां का जयगान भी आता है। उस जयगान में, उस जयघोष में भारत मां की प्रतिमा के सामने आज खड़े होकर कहती हूं कि जिस भूमि को हम जननी मांगते हैं उस भूमि के टुकड़े कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए एक ध्वज के नीचे हिंदुस्तान एक हो, इस कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर दिखाइए, हम आपको धारा 370 हटाकर दिखाएंगे। राहुल गांधी देश के टुकड़े करने में कितनी रुचि लेते हैं, इसका एक प्रमाण और, जब धारा 370 पर देश की संसद में चर्चा चल रही थी, नारायण भाई तमे पण त्यारे हता,
तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संसद में खड़े होकर कहा, क्या तो कई रीते शक्य है। नेहरूजीए કહી દીધું છે ભાઈ કે ભારત એક ન થાય। ભાજપના કાર્યકર્તાએ કહ્યું કે નેहरूજીને કદાચ ખબર નહોતી કે એક દિવસ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ બનશે। और धारा 370 हटाने की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में बात कही तो कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी और कहा, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। अरे जाओ भाई जाओ, तिरंगा कांग्रेस के नेताओं का मोहताज नहीं। धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार स्थानीय डीडीसी का चुनाव अगर किसी ने कराकर लोकतंत्र में नए प्राण फूके तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कितने कार्यकर्ता ऐसे जिन लोगों के दिल को ठेस तब पहुंची जब कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए देश के कोर्ट में एफिडेविट तक दे डाली कि भगवान राम नाम के कोई देश में भगवान ही नहीं थे। नारायण भाई, घણા લોકોને ખબર ના હોય અમેઠીથી અયોધ્યા માત્ર 50 કિલોમીટર છે, કે જેના ખાનદાને આવી ક્ષેત્રમાં સત્તા પામીને બેસી ગયા હતા 50 વર્ષ સુધી, એ લોકોને આટલી ખબર નહોતી કે 50 કિલોમીટર દૂર જ અયોધ્યા છે। બોલો। અને એ લોકોએ લખીને કોર્ટમાં અરજી આપી હતી કે તમે ચિંતા નહીં કરો સાહેબ, કે રામ નામના ભગવાન જ નથી। तब राम भक्तों ने संकल्प लिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, संवैधानिक तरीके से इस मसले का भी हल होगा। कांग्रेस के नेता उपहास करते थे, राम भक्तों को कहते थे कि नारा तो बहुत देते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह प्रभु की असीम कृपा थी कि भले ही महामारी आई हो लेकिन राम लल्ला की भव्य मंदिर के निर्माण की अगर शुरुआत हुई तो उस भव्य और पवित्र शिलान्यास का अवसर प्रभु राम ने गुजरात में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों में दी, देश के प्रधान सेवक के हाथों में दी। ये आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी को मिला। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि आपका एक वोट मात्र आपके बूथ, आपके परिवार तक सीमित नहीं है, वो एक वोट जाकर कश्मीर में भी कमल खिलाता है। आपका एक वोट मात्र आपके मत क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, वो भव्य राम मंदिर के कल्पना को भी साकार कर पाता है। और इसीलिए अपने मत की ताकत को पहचानते हुए पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आपने नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आशीर्वाद दिया, आज उसी आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने मैं आपके मध्य में आई हूं। आप सब सुखी हों, समृद्ध हों और पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर आए और कमल को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। आज इसी निवेदन को आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।